नमस्कार। आज हम बात करेंगे दादा भाई नौरोजी का आर्थिक चिंतन के बारे में। मैं सुलोचना मीना, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय टोंक। सबसे पहले हम उनके परिचय के बारे में बात करेंगे, जीवन परिचय के बारे में। दादा भाई नौरोजी भारत के महान बुजुर्ग के नाम से विख्यात थे, जिन्हें ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जन्म 4 सितंबर 1825 को बम्बई के एक निर्धन परिवार में हुआ। उनके पिता नौरोजी पालन जी एक गरीब पारसी पंडित थे। पिताजी के स्वर्गवास के कारण उनका लालन पालन व शिक्षा का जो जिम्मेदारी है वो उनकी माता ने पूरी की। और प्रारंभिक शिक्षा नेटिव एजुकेशन सोसाइटी द्वारा बम्बई में स्थापित एक ऐसे विद्यालय में हुई जहां पर निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती थी। और इस निःशुल्क शिक्षा प्रदान के कारण ही नौरोजी के हृदय में निःशुल्क शिक्षा पद्धति को स्थान मिला और उन्होंने इस पर जोर दिया। तेज बुद्धि के धनी नौरोजी की उच्च शिक्षा बम्बई के एल्फिंस्टीन कॉलेज में हुई। बाद में वे इसी कॉलेज के में प्रोफेसर नियुक्त हुए और इस स्थान को प्राप्त करने वाले वो प्रथम भारतीय थे। इतना ही नहीं, ब्रिटिश संसद चुने गए 1893 में प्रथम भारतीय थे। नौरोजी शाही आयोग जो रॉयल कमीशन था उसके भी प्रथम भारतीय सदस्य थे। वे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। और इस तरह से हम देखते हैं कि नौरोजी का जीवन व क्रियाकलाप अपने आप में ही भारतीय राष्ट्रवाद का इतिहास है। नौरोजी देश की तत्कालीन सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखकर बहुत दुखी हुए और अपना समस्त जीवन देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने कई ग्रंथों की रचना करी। उनमें से उनका प्रमुख है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो 1901 में आई। इस पुस्तक में नौरोजी ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन के प्रभाव का विश्लेषण किया है और उस समय की जो दयनीय आर्थिक स्थिति थी उसके लिए उसे ब्रिटिश शासन को उत्तरदायी ठहराया है। और इस तरह से हम देखते हैं कि उन्होंने अपने जीवन काल में रहते हुए जो आर्थिक विषय के बारे में बात करी, उनका हम आगे चिंतन करेंगे। आर्थिक चिंतन में उन्होंने निर्धनता और उसका मापन के बारे में बताया, राष्ट्रीय आय के बारे में बताया और निकासी का सिद्धांत उन्होंने दिया है। जहां एडम जो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ जो धन के संबंध में एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक में लिखते हैं, उसकी विपरीत नौरोजी ने धन के स्थान पर भारतीय निर्धनता के कारण व प्रकृति को जाना और अपनी जो पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासनकाल में भारत में व्यापक जो गरीबी थी उसको बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने विश्लेषण किया है। और दादा भाई नौरोजी भारत में जो भयंकर निर्धनता थी उसको बताने वाले पहले भारतीय चिंतक थे। उन्होंने बताया कि भारत की निर्धनता के कारण ही भारतीयों का जीवन स्तर निम्न है और ये भी देखा कि अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनके पास साधन नहीं है। प्रारंभ में नौरोजी ने एक निबंध लिखा था पॉवर्टी इन इंडिया, जिसमें उन्होंने बताया था कि भारत गंभीर रूप से गरीब है और दरिद्रता में दबा हुआ है। दादा भाई नौरोजी ने आजीवन भारत की दरिद्रता पर अपने विचार दिए और आयु में वृद्धि के साथ साथ नौरोजी के आर्थिक विचारों में उदारता भी हमें देखने को मिलती है। और 1881 में भारत की आर्थिक स्थिति को दुर्भाग्यपूर्ण और खून खोलने वाला उन्होंने बताया था। इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने भारत की निर्धनता और उसके मापन के बारे में बताया। आगे हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आय, जिसके बारे में नौरोजी ने जो दादा भाई नौरोजी थे वो प्रथम भारतीय आर्थिक विचारक थे जिन्होंने देश में राष्ट्रीय आय की जो गणना थी उसके लिए एक मात्रात्मक मापन विधि के उन्होंने दी। दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय की गणना केवल अनुमान मात्र नहीं है बल्कि उसकी गणना के लिए एक निश्चित वैज्ञानिक विधि को आधार बनाया। उन्होंने उत्पादन संगणना विधि का प्रयोग किया और उन्होंने कुल वार्षिक जो कृषि उत्पादन में खानों को, कारखानों को, मछली उद्योग के अनुमानित उत्पादन के साथ साथ अल्प मात्रा में विदेशी व्यापार के लाभ और दैनिक उत्पादकों को भी शामिल करा। और इस तरह से हम देखते हैं कि 1867-68 में उन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना करी।
कुल कृषि उत्पादन उन्होंने प्रत्येक जिले के जोते गए क्षेत्र को प्रति हेक्टेयर उत्पादन से गुना करके ज्ञात किया और कुल औद्योगिक उत्पादन को प्रत्येक प्रांत के प्रति 10 सैंपल लेकर उन्होंने ज्ञात करा। यद्यपि ब्रिटिश सरकार के जो समर्थक थे, पाश्चात्य विवेचकों ने जो है नौरोजी द्वारा प्रस्तुत विधि की आलोचना भी करी थी, परंतु प्रोफेसर वी राव ने इस बात का उनका समर्थन किया था कि जो उन्होंने जिस तरह से राष्ट्रीय आय की गणना की है वो उचित है। और दादा भाई नौरोजी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत दिया था जिसे हम कह देते हैं निकासी का सिद्धांत। और जब दादा भाई नौरोजी ने भारत में जो निर्धनता है उसके कारणों की जब परीक्षा की और जांच की तो पाया कि निर्धनता का मुख्य कारण तो हमारे यहाँ पर आर्थिक निकासी है। निकासी सिद्धांत नौरोजी की सबसे बड़ी देन है और निकासी सिद्धांत का मतलब उनका ये था कि भारत की जो राष्ट्रीय संपत्ति है और जो उसका कुल वार्षिक उत्पादन का एक भाग ब्रिटेन को भेजा जाता था और जिसके बदले में भारत को कोई भी इस तरह का समुचित आर्थिक और भौतिक तरह का कोई भी लाभ उसको नहीं मिलता था। और जो निकासी सिद्धांत है उनमें उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से भारतीय संसाधनों का प्रयोग ब्रिटिश हितों के लिए किया जाता था, उनकी पूर्ति करने के लिए किया जाता था। और उन संसाधन जो थे हमारे जो भारतीय संसाधन थे वो स्थायी रूप से ब्रिटेन को हस्तांतरित किए जाते थे। दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय राष्ट्रवादी आर्थिक विचारक थे जिन्होंने निकासी के प्रति भारतीयों को सचेत किया और उन्हें बताया कि किस तरह से ब्रिटिश शासन अपने लोक परोपकारी प्रवृत्ति की बात करके अपने ही हितों की वो कर रहे हैं और देशवासियों का खून चूस रहे हैं और वास्तव में वो सिर्फ अपने ही परोपकार की बात करते हैं और जिसमें उन्होंने अपने भारत के संसाधनों का प्रयोग अपने हितों के लिए ब्रिटिश सरकार ने किया था। इस तरह से उन्होंने निकासी के सिद्धांत के बारे में बात करी। अब हम देखते हैं कि निकासी के क्या क्या तरीके उन्होंने अपनाए, कि किन तरीकों को अपनाकर उन्होंने भारत से जो थी निकासी, आर्थिक संसाधनों की निकासी की। जब 1857 में जब भारत का शासन सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गया तो इसको बनाए रखने के लिए नागरिक प्रशासन की व्यवस्था की गई, साथ में सेना को भी मजबूत बनाया गया और उस समय विशेष रूप से रेलवे का विकास किया गया था। इन सब सुविधाओं के लिए ब्रिटिश अधिकार ने भारत से नकासी जो है वो करना शुरू कर दिया। इन सुविधाओं को बनाकर उन्होंने नकासी में अपना योगदान दिया और इस तरह से जब 2 मई 1867 को लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की एक बैठक हुई और उसमें उन्होंने अपने जो है ब्रिटेन ने भारत में अपने शासनकाल की कीमत के रूप में उस देश की संपदा को उस देश से छीन रहा है इस बारे में बताया और भारत से वसूल किए गए कुल राजस्व का लगभग एक जो चौथाई भाग था वो देश के बाहर जा रहा था। ये सब चीजें उस में बताई गई और इन चीजों के हम देखते हैं कि किस तरह से ब्रिटिश सरकार ने भारत के आर्थिक शोषण के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिन विधियों को काम में लिया वो निकासी के प्रमुख तरीके हैं, जिनमें से सबसे पहले आता है हानिप्रद निर्यात। जो संपूर्ण ब्रिटिश सरकार थी ब्रिटिश काल में भारत के निर्यात आयातों की तुलना में काफी अधिक रहे थे और विदेशी व्यापार संतुलन सदैव भारत के पक्ष में रहा। लेकिन फिर भी भारत में निर्यात के संदर्भ में नौरोजी ने जो आंकड़े हमारे सामने दिए वो बहुत चौंकाने वाले थे। उन्होंने अपनी गणनाओं में बताया कि 1883 से 1892 के मध्य कुल निकासी की मात्रा 288 करोड़ रुपए थी, जिसमें से 118 करोड़ रुपए की राशि विदेशी व्यापार के लाभों से अर्जित की थी। यह अपने आप में ही एक मौलिक उदाहरण है कि जिस देश के निर्यात आयातों की तुलना में अधिक हों और उसके बदले में देश को हानि वहन करनी पड़े, इसलिए हानिप्रद निर्यात का शब्द का प्रयोग उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि यह एक आर्थिक निकासी का मुख्य स्रोत था कि वो किस तरह से निर्यात करके हमारे देश के संसाधनों को अपने ब्रिटिश शासन के लिए यूज कर रहे थे। और इस तरह से ब्रिटिश पूंजी का भारत में निवेश उन्होंने किया कि ब्रिटेन प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में भारत में
पूंजी का निवेश करता था और निवेश से जो प्राप्त होने वाले जो लाभ थे, वो आय जो थी उसको भारत में विनियोजित नहीं करता था और उसको अपने देश में ले जाता था। और इस तरह से निवेश की जो पूंजी थी, यह ज़्यादातर लूट खसूट से प्राप्त की हुई थी और इस निवेश से प्राप्त होने वाले लाभ जो थे, वो विनियोजित पूंजी ऊंची ब्याज दर पर सभी जो थे ब्रिटेन को भेजे जाते थे। और इस तरह से जो था उनका आधार क्या था, किस तरह से वो लोग करते थे कि ब्रिटिश हितों की पूर्ति की जा सके। आधारभूत संरचना जैसे रेलवे है, संचार साधन है, बंदरगाह है, जहाजरानी है, इन पर निवेश करना, निर्यात हेतु प्राथमिक उत्पाद जैसे चाय, कॉफी, रबड़ बागान आदि पर लगाना, और खनन मुख्यतः कोयले व सोने के खनन व पेट्रोल उत्पादन पर लगाना। सेवा के क्षेत्र में हम देखते हैं तो बैंकिंग, वित्त, बीमा आदि पर वो निवेश करते थे और उसका जो उनको फायदा होता था, उसका ब्रिटेन के लिए उसको यूज किया जाता था। और इसी तरह से ब्रिटेन को निजी प्रेषण के बारे में बात करते हैं तो ब्रिटेन का धन जो निजी प्रेषण भी आर्थिक निकासी का मुख्य स्रोत हुआ करता था। दादा भाई नौरोजी ने इस प्रेषण को 1 करोड़ पौंड प्रति वर्ष के रूप में ज्ञात करा और बताया कि किस तरह से वह ब्रिटिश नागरिकों द्वारा या निजी प्रेषण निम्न प्रकार से किया जाता है। जैसे तैयार वस्तुएं, जैसे जिसमें हम कह देते हैं बिस्कुट, बियर आदि के क्रय हेतु वो खर्च करते थे। ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के भारत में ही क्रय हेतु खर्च करना, स्वयं के बाहर रहे परिवारों के भरण पोषण के लिए इसको खर्च करते थे। विदेशों में निवेश के लिए व्यक्तिगत बचतों का प्रयोग करते थे। और इस तरह से हम देखते हैं कि प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी व 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्मित भंडारों की खरीद हेतु भी वो इसको इस्तेमाल करते थे कि जो धन था वो इस तरह से चला जाता था। और अब हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष नागरिक व सैन्य खर्च, तो इसमें वो क्या करते थे कि भारत पर आधिपत्य बनाए रखने के लिए ब्रिटेन ने विशाल सेना की स्थापना की थी और जिसमें सभी कमीशन प्राप्त अधिकारी जो थे वो ब्रिटिश नागरिक होते थे। और 1930 में पहली बार सीमित संख्या में भारतीय कमीशन प्राप्त अधिकारी बने। नागरिक प्रशासन में उच्च अधिकारी ब्रिटिश नागरिक ही होते थे। भारतीयों की तुलना में ब्रिटिश नागरिकों का वेतन और सुविधाएं अधिक हुआ करती थी। ब्रिटिश नागरिकों पर सेवा काल में होने वाला व्यय और सेवानिवृत्ति के बाद होने वाला व्यय भारतीय कोष से प्रदान किए जाते थे। और भारत को गुलाम रखने के लिए भारत में होने वाला सैन्य व नागरिक प्रशासन व्यय औसतन 65% होता था, जिसमें से 40% जो था वो सैन्य व्यय था। और नौरोजी ने इस तरह की नकासी का एक प्रमुख स्रोत बताया है कि वो क्या करते थे कि जैसे भारत में अंग्रेज सैनिक और असैनिक कर्मचारियों के वेतन और भत्ते देना, भारत में नियुक्त अंग्रेज कर्मचारियों व विदेशी अवकाश भत्ते और यात्रा भत्ते उनको देना, और सेवानिवृत्त ब्रिटिश कर्मचारियों को पेंशन जो कि भारत में रहते थे इस तरह से उनको दिया जाता था। और इंग्लैंड स्थित भारतीय कार्यालय पर होने वाला खर्च भी भारत से ही किया जाता था। इस तरह से भारतीय जो है नकासी में, भारत के धन की नकासी में प्रत्यक्ष नागरिक और सैन्य खर्च पर बहुत उनका खर्च होता था। और सार्वजनिक ऋण और उस पर ब्याज के जो लाभांश था, उसमें ब्रिटिश इंडिया ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार ने सार्वजनिक ऋण लेती थी और ये ऋण ऊंची ब्याज दर पर लिए जाते थे। इन सार्वजनिक ऋणों पर प्राप्त होने वाला ब्याज व लाभांश निकासी के स्रोत के रूप में ब्रिटेन पहुंच जाता था। इस तरह से जो थे वो देश का धन, भारतीय जो धन था उसको ब्रिटेन पहुंचाने में मदद करते थे। अब हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने निकासी के तरीकों को अपनाया। और दादा भाई नौरोजी ने अपने जो सुझाव दिए उस धन को रोकने के लिए, वो क्या थे कि किस तरह से हम जो है जो अपना धन की निकासी हो रही है उसको हम रोक सकते हैं। उनके लिए उन्होंने अहस्तक्षेप नीति के बारे में उन्होंने कहा कि नौरोजी ने अहस्तक्षेप नीति की विचारधारा के प्रबल विरोध किया और उन्होंने यह कहा कि यह जो है भारतीय परिस्थिति में स्वदेशी की अवधारणा पर बल दिया और इन्होंने अहस्तक्षेप नीति को अनुपयुक्त
बताया। उन्होंने कहा कि भारत के संदर्भ में ये उपयुक्त नहीं है। इसी तरह से नौरोजी ने भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की वकालत की और उन्होंने कहा, जहां एक और आर्थिक विकास में सरकार के योगदान को स्वीकार किया, वहीं दूसरी ओर निजी पूंजी व निजी उद्यमिता पे भी उन्होंने बल दिया। और इस तरह से नौरोजी ने भारत में स्वर्ण निर्यात का विरोध किया। उन्होंने कहा कि स्वर्ण निर्यात व्यावसायिक स्तर पर नहीं किया जा रहा, यह गैर व्यावसायिक स्वर्ण निर्यात से आर्थिक निकासी हो रही है। इसलिए भारत में ऊंची कीमतें हैं और नए की कृषि उत्पाद के अभाव के कारण इसे स्वर्ण निर्यात को रोकना हमारा परम आवश्यक कर्तव्य होना चाहिए। और इस तरह से आर्थिक समानता की बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में व्यापक आर्थिक असमानता की ओर देशवासियों का ध्यान केंद्रित किया और उन्हें बताया कि हमारे यहाँ पर असमानता दो रूप में देखी जाती है। एक भारतीयों और गैर भारतीयों के बीच में व्यापक असमानता, दूसरा क्षेत्र अनुसार और प्रांत के अनुसार व्यापक जो है असमानता हमें नजर आती है। और इस तरह से शिक्षा को मानव पूंजी का निर्माण उन्होंने करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, नौरोजी ने कहा कि शिक्षा को मानव पूंजी निर्माण के रूप में लिया जाना चाहिए और भारत में शिक्षा का विस्तार पर उन्होंने बल दिया। और स्वयं की जो परिस्थितियों के कारण, जैसे कि प्रारंभ में मैंने कहा था कि उन्होंने एक निःशुल्क स्कूल में शिक्षा प्राप्त की थी, तो इसीलिए उन्होंने निःशुल्क शिक्षा पद्धति पर उन्होंने बल दिया और उन्होंने कहा कि शिक्षा ही मानव पूंजी है जो कि हमारे देश के निर्माण में काम कर सकती है। और इस तरह से और अनेक भी अधिकारों पे उन्होंने बात किया और उन्होंने बताया कि हमें जो सार्वजनिक ऋण पर ब्याज है कि भार में कटौती की जानी चाहिए और ब्रिटिश शासन को स्वीकार करते हुए प्रशासनिक व्यय को कम करते हुए न्यूनतम स्तर पर ले आना चाहिए। इस तरह से उन्होंने बहुत सारे सुझाव इसमें दिए थे। और आज हमने दादा भाई नौरोजी के निकासी के सिद्धांत के बारे में बात की, उनके आर्थिक विचार जाने और उम्मीद की जाती है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।